नमस्कार दोस्तों। आज बताने वाला हूं कि कैसे आप GSTR 9 फाइल करेंगे, एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे। आज आपको लाइव मैं आपको बताऊंगा कि कैसे GSTR 9 फाइल करना होगा, एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। और ये एनुअल रिटर्न छोटी फर्म का नहीं है, बड़ी फर्म का है। ट्रांजैक्शन बहुत सारी है, ऑडिटेड फर्म है जिसका 9 और 9C दोनों फाइल होना है। आज की वीडियो में केवल 9 बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में 9C बताऊँगा। तो वीडियो बहुत बड़ी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप GST प्रोविज़न लॉ एक्ट, अकाउंटिंग पर्पस और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सबको मिला के आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ एनुअल रिटर्न पे, और यहाँ से 24-25 सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 9 और 9C दोनों हैं, अवेलेबल है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। अभी प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद नील की फाइल कर रहे हैं, नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। बहुत सारी टेबल है, एक एक करके सारी टेबल को समझेंगे और डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है वो भी समझेंगे। ठीक है, चलिए बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एनुअल रिटर्न GSTR 9 या 9C की फाइलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो 9 को फाइल करने से पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अपनी सेल और अपनी ITC, दो पार्ट होती है, सेल और ITC, इन दोनों को मैच कर लेना होगा, रिकनसाइल कर लेना होगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बुक्स में। बुक्स का है हमारा टैली के अंदर। ये मैं आ गया टैली में और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 24-25 कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन सेल चेक करेंगे, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। सेल देख सकते हैं 7/25/03/526 है। यही सेम सेल हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर होनी चाहिए। देख सकते हैं ऑडिटेड बैलेंस शीट है ये 7/25/03/526। ठीक है, इसका मतलब हमारी सेल बैलेंस शीट से तो मैच हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अभी सेल दूसरी हमारी टैली के अंदर जो R1 बन के आएगी उसमें आएगी। GST रिपोर्ट GSTR1 में आ जाएंगे, पूरे साल की R1 निकाल लेंगे यहाँ पे 1/4/24 से 31/3/25। ठीक है, ये देखिए पूरे साल की R1 निकाल ली। अब इसके अंदर सेल अलग अलग ट्रांजेक्शन वाइज और टेबल वाइज है। इस सेल को मैच करने के लिए मैंने बनाया हुआ एक रिकन्सिलेशन, देख सकते हैं ये है रिकन्सिलेशन। यहाँ पे ये रिकन्सिलेशन R1 का और 3B का मंथली बनाया हुआ है। ये B2B सेल, B2C सेल, टोटल सेल R1 में ये हो गई और टोटल सेल 3B में। B2B B2C तो आता नहीं 3B में, तो टोटल सेल आती है। तो टोटल सेल 3B की ये हो गई, इसके बीच का डिफरेंस 0 हो गया। और ये वाली जो सेल है बैलेंस शीट की है, तो बैलेंस शीट में जो सेल हो गई मेरी, देख सकते हैं 7/25/03/526। यही सेम P&L से दिखा देता हूँ मैं आपको। बैलेंस शीट तो मैच कराई दिया P&L से, देख सकते हैं 7/25/03/526, यही सेम सेल है। इसका मतलब R1 3B और बुक्स की जो सेल है उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले सेल की बात कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे उसकी टैक्स लाइबिलिटी की। तो सेल हमारी ओके हो गई। सेल के अंदर जो टर्नओवर है उसके अंदर फिगर 0 हो गया। अभी बुक्स के अंदर देखो, ये बुक्स है, बुक्स के अंदर R1, जो बुक्स के अंदर R1 बनी और 3B है, उसके बीच का भी डिफरेंस 0 है। अभी मैं आपको टैली पे दोबारा ले चलता हूँ और यहाँ से करेंगे ओपन GSTR1 1/4/24 से 31/3/25। ये देखिए B2B सेल 1/43/82/830। ये देखिए B2C सेल 5/81/20/696, 5/81/20/696, यानी मेरी B2B और B2C सेल दोनों मैच है। टोटल सेल 7/25/03/526, 7/25/03/526, यानी सेल का पार्ट तो मेरा मैच हो गया। टैली के अंदर भी मेरी R1 में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, और ये पोर्टल पे जो मैंने रिकन्सिलेशन किया है वो भी मैच हो गया। सेल का पार्ट मैच हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पोर्टल पे सिस्टम जनरेटेड 3B है, सिस्टम जनरेटेड R1 है, एनुअली बन के आती है। ये R1 डाउनलोड कर लो आप,
मैंने ये R1 कर लिया डाउनलोड। अब यहाँ पे B2B, B2C, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सब आएगा, सारी फिगरें आएंगी। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टोटल सेल जो है R1 की 143,82,803। अब यहाँ आ जाओ, देखिए 143,82,830, ठीक है। यानी R1 की सेल ठीक हो गई, मतलब B2B सेल ठीक हो गई R1 के अंदर, मैच हो गई, मतलब 5, 81, 20, 696 ये B2C सेल आ गई। यहाँ देख लो, ठीक है। यही सेम सेल बुक्स के अंदर भी है, जो टैली के अंदर बुक्स का डाटा है, क्योंकि मैंने अभी अब मैच कराया आपको, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू दोनों ही, तो ये दोनों वैल्यू तो मैच हो गई। बेसिकली हमारी ये R1 मैच हो गई। यहाँ पे 3B भी है एनुअली, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, 7/25/03/526, देख सकते हैं। ये जो सेल है ये भी मैच हो गई। यहाँ देखो ये टोटल सेल। अब टेबल 4 में मेरी R1 3B मैंने सेल को चेक कर लिया कि R1 और 3B जो एनुअली आ रही है उसमें भी मेरी सेल वैल्यू तो मैच है। अब यहाँ आ जाते हैं टेबल 4 में। और ये टेबल 4 का जो डेटा है कहाँ से उठ के आता है? GSTR 1 से उठ के आता है। GSTR 1 में जो आपकी B2B सप्लाई है, B2C सप्लाई है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, सब वहाँ से उठ के आएगा, ठीक है। और RCM वाली सप्लाई, ये वाली G जो है वो 3B से उठ के आती है, टेबल 3.1D वहाँ से उठ के आएगी। तो सबसे पहले सेल का पार्ट हम चेक कर लेते हैं। सेल के पार्ट में मैंने बताया आपको कि हमारी R1 और 3B से मैच है, लेकिन फिर भी जो मैंने शीट बनाई है मैचिंग की वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखो 5/81/20/696, 5/81/20/696 B2C सेल मेरी मैच हो गई। इसी प्रकार से B2B सेल 143,82,830, 143,82,830 ये भी मैच हो गई, ठीक है। 9 को फाइल करने से पहले मैचिंग ज़रूरी है, रिकन्सिलेशन ज़रूरी है। तो ये दोनों पार्ट मैच हो गया। इसके अलावा अगर हम टैक्स की बात करें तो इसके अलावा टोटल टर्नओवर की पहले बात कर लेते हैं। ये RCM आ गया, नीचे आता है ये जो वैल्यू होती है वो RCM को इंक्लूड करके लेता है। तो अगर टोटल टर्नओवर अगर मैच करोगे तो यहाँ से मैच नहीं होगा। टोटल टर्नओवर मैच करने के लिए क्या करना होगा? सेव कर लो, ओके करो और यहाँ से बैक टू GSTR 9 पे आ जाओ, टेबल नंबर 5 पे आना है। यहाँ पे वो RCM लेस करके टोटल टर्नओवर निकालेगा। देखो टोटल टर्नओवर तो 7/25/03/526, 7/25/03/526 यहाँ से भी मैच है, यहाँ से भी मैच है। और PNL जो है टैली के अंदर मैंने आपको दिखाया, ये तो हमारे ऑडिटेड बैलेंस शीट से मैच है, ये भी बिल्कुल सेम वही है। इसका मतलब हमारी R1 मतलब बेसिकली सेल जो है वो मैच हो गई है, किसमें? 9 में। अब टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं। टैक्स लायबिलिटी मैच हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ आ जाओ, B2B सेल और B2C सेल की अलग अलग टैक्स लायबिलिटी है, और ये भी सब सारा का सारा उठ के GSTR 1 और GSTR 3B से उठ के आता है। तो हम इसकी टोटल वैल्यू को देखेंगे, जो B2B और B2C को ऐड करने के बाद आ रहा है वो कहाँ पे आएगा? टेबल नंबर 5 में, जहाँ पर टोटल टर्नओवर है ना, यहीं पे टोटल आपकी टैक्स वाली वैल्यू बन के आएगी। मैंने जो रिकन्सिलेशन बना रखा है टैक्स का, ये बना रखा है। R1 में टोटल लायबिलिटी ये बनी, 3B में ये बनी, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है, ये देख सकते हो। इसी प्रकार से बुक्स के अंदर टोटल ये बनी, इसका डिफरेंस 0 है। बुक्स के अंदर भी आपको दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, 1/4/24 से 31/3/25 निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब IGST 31,362 है। यहाँ देखो ये R1 आ गया 31,362, 443,34,395, 43,34,395, 95.64 है, तो यहाँ 96 बन गया। तो मैच है, वो पॉइंट में राउंड ऑफ वैल्यू बन जाती है। तो R1 और 3B मैच हो गई। यहाँ पे जो बुक्स के अंदर R1 के अंदर टैक्स लायबिलिटी है वो भी मैच हो गई, और यहाँ पे जो बुक्स की लायबिलिटी है वो भी मैच हो गई है, ठीक है। अभी 9 पे आते हैं। यहाँ देखो 31,362, यहाँ आ जाओ 31,362, 43,34,395.60, ये देखो 43,34,395.60। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी भी हमारी मैच है, ओके है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ो। सेल का पार्ट मैच हो गया। अच्छा, सेल का पार्ट का लिंक जो है वो अगली टेबल में भी है, टेबल नंबर 9 के बारे में बात करूंगा पहले। ITC वाला पार्ट अभी रोकते हैं, होल्ड करते हैं। ITC वाला पार्ट बहुत बड़ा चैप्टर है, और मतलब इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर टाइम ITC वाला ही ले जाएगा, इसीलिए ITC का मैं रोक रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, टेबल नंबर 9 पे आएंगे, ठीक है। टैक्स पेबल और पेड के बारे में बात करेंगे। टेबल नंबर 9 पे आ गए। टेबल नंबर 9 में यह है टैक्स पेबल। अब टैक्स पेबल में कौन कौन सी लायबिलिटी होगी हमारी? जो सेल के ऊपर बना, जैसे कि ये देख सकते हो,
ये वाली जो लाइबिलिटी है ये होगी, प्लस इसमें आरसीएम वाली लाइबिलिटी इंक्लूड होगी, प्लस अगर कोई आपकी लेट फीस है, इंटरेस्ट है, वो भी इंक्लूड होगी। तो ये सारी मिला के बनती है लाइबिलिटी। अब अगर हम देखा जाए टैक्स पेबल की बात करें तो 50/031 4346/501 4346/501 है। ये हमारी लाइबिलिटी कहाँ से आ रही है? R1 प्लस आरसीएम को दोनों को जोड़ रहा है ये, आरसीएम की लाइबिलिटी भी और इसकी भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, आरसीएम वाली मैचिंग करते हैं। आरसीएम वाली मैचिंग दिखाता हूँ। टेबल नंबर 4 पे आ गए, ये देख सकते हैं 4 के जी में ये मेरी आरसीएम के ऊपर लाइबिलिटी पेबल बनी। सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस, मतलब ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर मेरा टैक्स पेबल बन गया इनवर्ट सप्लाई के ऊपर, तो पेबल ये बना। और ये कहाँ से? 3B से उठ के आता है। तो सबसे पहले जो फिगर आई है 852,080, ये फिगर आप 3B मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, 3B से वेरीफाई कर लेंगे। देखो 852,080 और ये सेम फिगर हमारी आ रही है। अब इसका रिकन्सिलेशन भी मैंने बना रखा है, यहाँ देख सकते हैं, ये है रिकन्सिलेशन। ये मेरी बुक्स के अंदर लाइबिलिटी बनी और ये मैंने 3B में पे किया, यानी बुक्स के अंदर और 3B के अंदर डिफरेंसेस 0 है। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी आपको करना है 9 पे जाना है। ये पेबल बना, सो पेबल मेरा जो बना है वो ये बना, ये देखो, इसको मिला के ये आरसीएम को ऐड करके टोटल पेबल 50/029 4346 और 499, यही सेम 9 में जा रहा है। टेबल नंबर 9 में दिखाऊं, ये देखो 50 43 46 501 43 46 501। तो ये टेबल 4 से उठ के जाती है फिगर, ठीक है ना, पेबल वाली। ये पेबल वाली जो है ये वाली फिगर उठ के जाती है यहाँ पे। हालांकि वो 3B से उठाता, लेकिन इस वाली फिगर की मैचिंग करता है पेबल की। यहाँ पे पेबल और वहाँ पेबल कितना बना, तो पेबल आपका इस हिसाब से बना। बाकी लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह ये सब है, ठीक है। तो पेबल और पेड के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो 0 है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये तो थी बात हमारी सेल की और इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्जेस, ठीक है, उसकी बात थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आरसीएम आपने शॉर्ट पे किया, मतलब बुक्स के अंदर तो लायबिलिटी थी, आपने पेड नहीं किया, तो क्या करें ऐसे में? तो ऐसे में अगर बुक्स के अंदर आपका पेबल बन रहा है, तो यहाँ पे पेबल बनाने के लिए आपको आरसीएम की वैल्यू को चेंज करना होगा। यहाँ जैसे ही चेंज करोगे हाईलाइट हो जाएगा रेड में और पेबल आपका बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पेबल बढ़ेगा तो टेबल नंबर 9 में इफेक्ट दिखेगा कि पेबल इंक्रीज हो गया। यहाँ पे ये एडिटेबल टेबल है, यहाँ पे आपको एडिट करना होगा, क्योंकि जो वहाँ पे पेबल बनेगा और यहाँ पे आपको पेबल डालना होगा। फिर पेबल और पेड के बीच का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, तो जितना डिफरेंस आएगा उतना आपको DRC 03 से पे कर देना होगा। आरसीएम के केस में यहाँ पे आपको लायबिलिटी चेंज करनी है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आरसीएम को आप अगर पिछले साल का है, इस साल की 3B में पेड कर सकते हो, तो इस साल की 3B ले लोगे, वहाँ पे उतना रिपोर्ट करके 3B के अंदर पे कर सकते हो, ठीक है। अप टू स्पेसिफाई पीरियड 30 नवंबर तक लेकिन पे करना होगा, और 30 नवंबर तक उसका ITC भी क्लेम कर सकते हो अगर ITC लेना चाहते हो तो। बस अगर आप ऐसा करते हो तो टेबल नंबर 10, 11, 12 है, यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कितना टैक्स पेबल बना या पेड किया आपने, ये सेल से रिलेटेड है, ये टर्नओवर में ऐड कर देगा आपके, ठीक है। तो ये आरसीएम से रिलेटेड नहीं है। ITC वाला पार्ट को आप रिपोर्ट कर सकते हो, कितना आपने ITC क्लेम किया यहाँ पे पिछले साल का इस साल, ठीक है। 10, 11 में रिपोर्ट मत करना, क्योंकि वो सेल की लायबिलिटी में ऐड कर देगा, जबकि आपकी सेल की लायबिलिटी नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये 2 टेबल क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आया। अब मैं बढ़ता हूँ टेबल नंबर 6 के बारे में। टेबल नंबर 6 इस बार चेंज आया है। चेंज ये आया है कि 6A1 ऐड किया है। अब इसमें वो वाली ITC रिपोर्ट करनी होगी जो पिछले साल का ITC इस साल आपने क्लेम किया है, ठीक है। रीक्लेम को छोड़ के पिछले साल का, यानी 24-25 के अंदर अगर आप 9 फाइल कर रहे हो, 24-25 की 3B के अंदर आपने 23-24 का ITC क्लेम किया, उस तरह के ITC की रिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि जो 6A उठ के आ रहा है ना, ये 3B से उठ के आता है, और 3B का टेबल 4A उठाता है ओनली। मैं आपको 3B भी दिखा देता हूँ। ये 3B, ये टेबल 4 और इसका पार्ट A ये है यहाँ तक, ये तो 4A रिवर्सल को नहीं काउंट करेगा, ध्यान रखना। ग्रोज ITC जो होगा ना वो यहाँ पे काउंट करेगा। ग्रोज ITC में सभी को ऐड कर लेगा। 4A का जो टोटल होगा ना, देखिए 4A का टोटल ये ITC अवेलेबल, ठीक है, ये 4A का टोटल ये बनता है अवेलेबल। अब इसमें से
इसमें कौन कौन से आईटीसी इंक्लूड होते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, आरसीएम का, ये सारे इंक्लूड होते हैं, नॉर्मल आईटीसी वो सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है, टेबल 4A का टोटल आता है। तो बोलते हैं कि ये जो टोटल आईटीसी क्लेम किया, इसमें से कौन से ऐसे आईटीसी हैं जो 23-24 का है। अगर 23-24 का है तो उसका रिपोर्ट यहाँ दे दो। ठीक है, नॉर्मल आईटीसी अगर कोई रीक्लेम है तो रीक्लेम की रिपोर्टिंग यहाँ नहीं करनी है, उसके लिए टेबल अलग है। कहाँ पे है टेबल, ये देखिए 6H, आईटीसी रीक्लेम अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कोई आपने रीक्लेम किया है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ करोगे, रीक्लेम वाले को। ठीक है, अभी ये समझो, बेसिकली इस टेबल के लाने का मतलब यह था कि डिपार्टमेंट करंट ईयर का आईटीसी ये चाह रहे थे कि कम से कम करंट ईयर का आईटीसी तो रिकनसाइल हो ही जाए। ठीक है, इसीलिए लाने का उनका पर्पस था मेन। अभी ये समझो कि इसकी वर्किंग कैसे करें, पहले इसकी वर्किंग जरूरी है और इसकी रिकन्सिलेशन जरूरी है। तो टैली में आएंगे, टैली में आपकी यहाँ पे 3B की बात करूँ, 3B के अंदर आपका आईटीसी होता है, इसको ना आईटीसी को मैच कर लेना। आप कैसे मैच करेंगे, टेबल 8A से बताऊँगा आपको, 1 मिनट रुक जाओ, ये कर लेते हैं। 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, यहाँ पे आपका 3B बन के आता है, उसमें आईटीसी भी बन के आता है कि कितना कितना आईटीसी लिया। ये आईटीसी आपको क्या करना है, इसको यहाँ से इनवॉइस वाइज एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ जाओगे, ये इनवॉइस वाइज ऐसे ऑल्ट ही करोगे और ये एक्सेल में निकल जाएगा। ठीक है, एक्सेल में निकाल के उसकी बनाओगे मैचिंग। किससे मैचिंग बनाओगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको जीएसटी पोर्टल पे टेबल 8A देती है, ये 8A करना है डाउनलोड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने बना रखा है मैचिंग, ये टेबल 8A है। देखिए ये, इसमें सारे इनवॉइसेस की मैचिंग कर ली है हम लोगों ने। इसमें B2B, B2C, क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट सारी आ जाती है। तो ये करी है मैचिंग, जो इनवॉइस मैच हो रहे हैं उसको लिखा है मैच इसके आगे। और इसकी मैचिंग कहाँ से करनी है, जो एक्सपोर्ट किया 3B मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, ये देखो ये 3B की शीट मेरी। ठीक है, इनवॉइस वाइज जो मैंने बताया था कि भाई ये वाला जो है, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर लो, ये वाली इनवॉइसेस की डिटेल एक्सपोर्ट कर लो। तो यहाँ से हमने कर लिया एक्सपोर्ट, जो मैच था मैच लगा दिया, जो मिसमैच था मिसमैच लगा दिया, ऐसे करके। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो ये टेबल 8 है। टेबल 8 में क्या क्या बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पे नो लिखा हुआ है, नो लिखने का मतलब ये है कि ये टेबल 8A में ये ऐसे आईटीसी हैं जो आपका टेबल 8A में काउंट नहीं होगा, वो नहीं जाएगा। 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये आईटीसी इनएलिजिबल होगा, नहीं मिलेगा, या फिर ये आरसीएम का आईटीसी है, या फिर कोई कैंसिल सप्लायर है, या किसी ने अमेंडमेंट कर दिया, या किसी और अदर रीज़न की वजह से इस आईटीसी का क्लेम नहीं ले सकते। इवन आरसीएम वाले का भी ये नो रखेगा। नो इसलिए रखेगा क्योंकि जो टेबल 8 है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है टेबल 8। इसके अंदर जो टेबल 8 है, इसमें आरसीएम को ऐड नहीं करेगा, रिवर्स चार्ज को वो ऐड नहीं करेगा। ठीक है, रिवर्स चार्ज के लिए अलग ही मैचिंग होगी, वो आगे बात करेंगे। तो जो नो है उनको ज़रूर देख लेना कि भाई ये नो है, ये मेरी आरसीएम की मेरी मैच हो रही है आरसीएम या नहीं हो रही है, ये चेक कर लेना है। ये चेक करने के बाद क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी एंट्रियां मैच करोगे किससे, इससे, ये जो एक्सपोर्ट किया 3B। मैच करने के बाद मैंने यहाँ पे एक समरी बना रखी है, आई होप इस समरी का आप यूज़ कर सकते हो, इस तरह की समरी आप भी बना सकते हो। क्या किया, रिकन्सिलेशन ऑफ टेबल 8 है। सबसे पहले हमने लिया टोटल आईटीसी ऑफ बुक्स। मेरी जो टोटल आईटीसी बुक्स के अंदर थी वो ये थी, ये देख सकते हैं, इसके हिसाब से उठाया, ये टोटल आया। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि अगर कोई आपका कैरी फॉरवर्ड होता है तो आप वो ऐड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड, करंट ईयर का कोई कैरी फॉरवर्ड है तो वो लेस कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कोई है तो ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड वाला इनवॉइसेस, जैसे मैं 2B भी बताता हूँ आपको कि 2B की कैसे वर्किंग करनी है, अगर मेरी आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो कैरी फॉरवर्ड वाले इनवॉइसेस को लेस कर देंगे जितना जितना कैरी फॉरवर्ड होगा, चाहे वो करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद यहाँ ले लिया टेबल 8। अब टेबल 8 में ये जो वैल्यू ली है, ये तो वैल्यू समझ में आ गया। देखो हमारा कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये वैल्यू आपको समझ में आ ही गया होगा कहाँ से वैल्यू उठ के आ रही है। देखिए ये वैल्यू उठ के आई ऊपर से, ये जो इनवॉइस मैंने एक्सपोर्ट किए अपनी टैली से आईटीसी वाला, और ये वैल्यू आ गया मेरा बेसिकली बुक्स से आ गया, ये बुक्स बोल सकते हो आप इसको। ये वाला आ गया टेबल 8A से। 8A कहाँ से, ये आ जाओ, ये हाँ, ये वाली वैल्यू बननी है टेबल 8A की भी। अब इसमें से देखो, इसमें क्या है, इसमें रिवर्सल भी लेस नहीं करता है, तो रिवर्सल कहाँ जा रहा है, टेबल 7 में जा रहा है।
अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल 7, ये देखो ये है टेबल 7, ये रिवर्जल यहाँ जा रहा है। और रिवर्जल का इफेक्ट एक तो कमी है इसके अंदर, मैं कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट को, या कोई अगर मेरी वीडियो ये देख रहा हो जीएसटी ऑफिसर, तो क्वायरी आगे ज़रूर रीच करे कि टेबल 7 का इफेक्ट टेबल 8 में नहीं आता है, जबकि आना चाहिए। रिवर्जल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेस, ये देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ से उठाया, रिवर्जल यहाँ पे लेस कर रहे हैं हम लोग, तो नेट आईटीसी मेरी ये बनी। बुक्स के अंदर नेट ये है, डिफरेंसेस बनना शुरू हो गया। देखिए ये डिफरेंस बन रहा है, ये डिफरेंस बन रहा है, ये डिफरेंस बन रहा है। अब डिफरेंस बनने का रीज़न क्या है और डिफरेंस क्यों बन रहा है और किसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सबसे पहले ये देख लो कि टेबल 8 जो है, टेबल 8 के अंदर मेरा डिफरेंस 4831 का बना है, और 4831 का मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। एक इनवॉइस है HB पॉलीकैट टेक्सटाइल का, इसका इन्होंने बाय मिस्टेक उसने डेबिट नोट पोर्टल पे दिखाया है, लेकिन बाय मिस्टेक इसकी एंट्री हम लोगों ने कर दी है डेबिट नोट में ही कर दिया है, जबकि क्रेडिट नोट में एंट्री होनी चाहिए थी। मैं आपको दिखाता हूँ एक एंट्री है, ये देखिए रॉन्ग एंट्री है। अगर पार्टी डेबिट नोट इशू कर रही है तो क्रेडिट नोट में करेंगे, क्रेडिट नोट इशू कर रही है तो डेबिट नोट में करेंगे। तो पार्टी ने डेबिट नोट इशू किया, एंट्री डेबिट नोट में कर दिया, जबकि इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये जो है डबल हो गया। डबल क्या होगा, 2415 का अगर डबल करोगे तो 2415.60 का डबल करोगे तो 4831 ही बनेगा। तो 4831 का मेरा यहाँ पर डिफरेंस बन के आ गया। बाकी 2603 जो 3 का डिफरेंस है, 2603 का जो डिफरेंस है, ये अदर रीज़न की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम टोटल कर रहे हैं तो कुछ इनवॉइसेस ऐसे हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 का कुछ ये वाला अमाउंट है, इसके अंदर लगभग 420 रुपये समथिंग का है, और कोई अदर अमाउंट भी है। क्रेडिट नोट की बात करें तो एक इसमें डेबिट नोट था, मैंने आपको दिखाया, ये इसका डबल बना रहा है, ठीक है। बाकी 2000 रुपये समथिंग का जो अमाउंट है वो उसका नॉन रिकन्सिलेशन है, वो नॉन रिकन्सिलेशन के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, मैं चेक करूं तो टोटल बुक्स के अंदर मेरा ये बना आईटीसी, टोटल 8A में ये बना। तो अगर कंपेयर किया जाए तो बुक्स के अंदर टेबल 8A में ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बुक्स के अंदर वो मैंने क्लेम किया, यानी क्लेम मैंने कम किया, पोर्टल पे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं क्लेम ज़्यादा कर लेता, पोर्टल पे कम होता तो प्रॉब्लम होती, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लेम कम कर रखा है, पोर्टल पे ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैचिंग हमारी ठीक है, चल जाएगा, आगे बढ़ेंगे। इसका डिफरेंस का रीज़न पता चल गया, इसमें 420 रुपये का हुआ है, बाकी 2000 समथिंग का अनरिकन्सिलेशन है, उसका रीज़न कुछ पता नहीं लग पा रहा है, ठीक है। वैसे भी टेबल 8A में ज़्यादा इन्वॉइसेस है और हमने कम क्लेम किया है रिवर्जल लेस करने के बाद। अभी आगे बढ़ते हैं, ये मैच हुआ। अब 3B, ये 3B है, पोर्टल की 3B है, और हम यहाँ पे बुक्स की आईटीसी से मैच करेंगे। तो पोर्टल की 3B ये ले ली मैंने, ये कहाँ से उठ के आई वैल्यू, ये उठ के आई वैल्यू यहाँ से, ये देखो ये है 3B, ये ग्रोज अमाउंट। इसमें RCM भी ऐड हो गया है, लेकिन RCM हमने नीचे लेस किया है। कितना है, 4690,805, 4690,805, 3711,947, 3711,947। तो ये ग्रोज अमाउंट आया, ग्रोज अमाउंट ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। ये जो है ये टोटल अमाउंट आया, ठीक है, ये देख सकते हैं ये टोटल अमाउंट आया। इस टोटल अमाउंट में से हमने क्या काम किया, रिवर्स चार्ज लेस कर दिया, ठीक है। रिवर्स चार्ज ये लेस हुआ हमारा, देखिए ये टोटल अमाउंट आया। इस टोटल अमाउंट में से हम क्या कर रहे हैं, रिवर्जल जो है रिवर्जल कर रहे हैं लेस, रिवर्जल लेस हो गया। और RCM कर रहे हैं, ये देखते हैं RCM है, RCM को यहाँ पे कर रहे हैं लेस, ठीक है, क्योंकि इस टोटल अमाउंट में RCM है और रिवर्जल लेस नहीं है। तो RCM को भी लेस कर दिया और रिवर्जल को भी लेस कर दिया, दोनों लेस हो गए, तो नेट वैल्यू ये बन गई। सो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो, बुक्स के अंदर जो क्लेम लिया है, बुक्स के अंदर ये आ गया, और ये हमारा 3B के अंदर क्लेम है। 4831 का वही सेम डिफरेंस बना जो टेबल 8A में बना है। इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास है कि भाई डेबिट नोट के अंदर एंट्री कर दी तो डबल हो गई वैल्यू, जिसकी वजह से ये रहा। अब यहाँ 1101 का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, बुक्स के अंदर हमारे पास जो आईटीसी है यहाँ पे कम हो गया, क्लेम हमने यहाँ ज़्यादा कर लिया। देखो बुक्स के अंदर टोटल आईटीसी अगर आप देखोगे, ये देखो ये रहा बुक्स के, इसका डिफरेंस इससे निकला हुआ है। तो बुक्स के अंदर हमारे पास आईटीसी कम हो गया, हमने क्लेम ज़्यादा कर लिया, ठीक है। तो 4831 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक्स के अंदर जब मैंने उसको घटा दिया, क्रेडिट नोट डाल के अपनी आईटीसी को रिड्यूस कर दिया, लेकिन पोर्टल पे एक्स ज़्यादा है तो वो डिफरेंस बनेगा, उसका आप रिकन्सिलेशन नहीं बना सकते। और बुक्स के अंदर हो नहीं सकता चेंज, क्यों, क्योंकि ऑडिट हो चुका है, बैलेंस शीट फाइनल हो चुकी है, कोई भी वैल्यूज़ में
चेंज नहीं कर सकते। अगर ऑडिट नहीं हुआ होता, वैल्यूज चेंज कर सकते थे तो हम जाके चेंज कर लेते, भाई डेबिट नोट में डाल दिया, चलो ठीक है इसको क्रेडिट नोट में कर लेते हैं, लेकिन अब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा, 4831 रुपये DRC03 से पे होगा। अभी यहाँ पे समझो 3B के अंदर 1101 रुपये का जो अनरिकन्सिलेशन आया वो समझो। बुक्स के अंदर मेरे पास टोटल ITC ये था 3693,086 और मैंने क्लेम किया 3691,985, यानी मैंने क्लेम कम किया है। इस वाले C और इसके केस में क्लेम कम किया है। तो क्या होगा, मुझे इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लेम कम कर रखा है। जहाँ पे एक्सेस क्लेम कर रखा है उसको मेरे को पे करना होगा। जैसे 4831 मैंने एक्सेस क्लेम कर लिया है, इसको पे करना होगा, और इसको आप ITC से भी पे कर सकते हो। तो इतने का फाइल होगा DRC03। ठीक है, बताऊंगा कैसे फाइल करना है। अभी आपको समझ में आया, ये वैल्यू समझ में आ गई। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेबल 6 पे आ जाते हैं। टेबल 6 की रिपोर्टिंग समझते हैं कैसे आ रही है। ये 3B से उठ के आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू 3B से उठ के आ रही है। कौन सी वैल्यू होती है ये होती है ग्रॉस वैल्यू, मतलब टोटल। टेबल 4 का देखो, ये बोल रहा है टेबल 4 का टोटल होगा, ये वैल्यू ये होती है टोटल। ये इसमें रिवर्सल लेस नहीं है, ये ध्यान रखना। और RCM ऐड है। पिछले साल का कोई ऐसा ITC है जो हमने इस साल लिया है? मेरे पास कोई भी ऐसा ITC नहीं है जो पिछले साल का इस साल लिया है। अभी यहाँ पे वाइफर्गेशन देना होगा। वाइफर्गेशन में देखो RCM वाला अमाउंट मेरा ये उठ के आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है उठ के। अब यहाँ पे जो इसकी वाइफर्गेशन देनी है, मैंने पूरा का पूरा इनपुट में रिपोर्ट किया। अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वो ये जो वैल्यू है, देखो इसका मैंने एक और रिकन्सिलेशन बनाया हुआ है। ऐसे बना लेना रिकन्सिलेशन, ये 3B और 2B का रिकन्सिलेशन बनाया इस प्रकार से, देख सकते हैं ये 3B और 2B का रिकन्सिलेशन है। तो बेसिकली 3B नेट ITC 3B के अंदर, नेट ITC 2B के अंदर जो बन के आया वो। तो इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो रिवर्सल वाला अमाउंट का आ रहा है, ये देख सकते हैं। ये टोटल रिवर्सल किया था, यही सेम उठ के आया। तो मैंने क्या काम किया, टेबल वाइज बना लिया मंथली रिकन्सिलेशन। टोटल ITC नेट ये बना, रिवर्सल को लेस करके ये अमाउंट है, और RCM को भी लेस करके। तो मैंने यहाँ पे पहले किया रिवर्सल को ऐड, तो टोटल निकल गया रिवर्सल, टोटल वैल्यू निकल गया आफ्टर रिवर्सल, और ये टेबल 6B बन गया मेरा। टेबल 6B देख सकते हो, ये सकते हैं टेबल 6B ये रहा। टेबल 6B में आपको ITC की वाइफर्गेशन देनी होती है। इस वाले वाइफर्गेशन में RCM की वाइफर्गेशन अलग होती है। तो 6B के अंदर जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर रिवर्सल, क्योंकि ये वैल्यू में रिवर्सल ऐड है तो मेरे को रिवर्सल ऐड करना होगा, तो मैंने इस वाले वैल्यू में रिवर्सल ऐड कर दिया। तो जैसे ही रिवर्सल ऐड किया मेरी टेबल 6B बन गई। तो 6B में मैंने ये रिपोर्ट किया, देख सकते हैं 4672,408, 4672,408 और 3699,844, 3699,844। ठीक है, ये 6B बन गया। अभी RCM ये आ गया, तो RCM की रिपोर्टिंग सेपरेटली हो गई। RCM को दोबारा मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि इसमें RCM ऐड नहीं है। तो जब RCM ऐड किया तो नेट टोटल वैल्यू ये बन गई, जो कि बन गया मेरा टेबल 6A। 6A देखो, ये है 6A, ये आ गया 4690,805, 4690,805, 3711, ये देख सकते हैं। क्योंकि 6A के अंदर जो वैल्यू है वो टेबल 4 का टोटल है, टेबल 5 का टोटल है, जो टेबल 4 है उसका टोटल है। टेबल 4 के अंदर रिवर्सल लेस नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले रिवर्सल ऐड किया, फिर RCM ऐड किया, तब मेरा 6A बन गया। और 6B में मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ रिवर्सल को ऐड करके। ठीक है, क्योंकि रिवर्सल का इफेक्ट जाएगा टेबल नंबर 7 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने रिवर्सल को ऐड कर दिया, मेरा ये 6B बन गया, और ये RCM की रिपोर्टिंग हो गई। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस 0 है। टोटल नेट ये बना मेरा 6B के अंदर। देखो 6B ये है, 6 ये है और 6B ये है, ये रहा। ये देखिए 6A जो बना है ना, ये रहा 6A। अभी यहाँ देखते 6A में टेबल अगर टोटल देखेंगे ना भाई, 6A के अंदर ये आया, ये और यहाँ पे भी हमारा टोटल ये है, डिफरेंस 0 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, इससे मैच हमारा 4690,805, 4690,805, 3711,947, 3711,947। ठीक है, तो टेबल 6 की तो मैचिंग हो गई, रिकन्सिलेशन हो गया, यहाँ बन गया डिफरेंस 0। सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं टेबल नंबर 7 पे। ये मैं आ गया टेबल नंबर 7 पे, और यहाँ पे है रिवर्सल, ये देख सकते हैं ये वाला रिवर्सल। तो जैसे ही मैंने 6A में रिवर्सल को किया लेस, बन गया मेरा टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 ये देख सकते हैं, ये टेबल नंबर 7 का टोटल यही आ रहा है।
3704,088 देख सकते हैं। 0.45 है तो 89, 1-2 रुपये का फर्क आ रहा है, वो चल जाएगा। पॉइंट समथिंग का 1 रुपये का फर्क है, चल जाएगा। IGST में देखो पूरा मैच है। IGST 4690,584, 4690,584.36, ठीक है। तो रिवर्जल हो गए लेस, 6A में रिवर्जल लेस करोगे तो टेबल नंबर 7 बन जाएगी। ये बन गई मेरी टेबल नंबर 7। रिवर्जल की रिपोर्टिंग यहाँ हो गई। टेबल नंबर 7 का टोटल ये आ गया। टेबल नंबर 7 मैच है मेरा। आगे बढ़ते हैं, टेबल नंबर 8 पे आ जाते हैं। अब टेबल नंबर 8 में जैसा कि आप सभी जानते हैं ये 2B से उठ के आता है, और मैंने इसकी इनवॉइस वाइज रिकन्सिलेशन बना ली है, एक बिल मैच कर लिया है, ठीक है। इसमें RCM ऐड नहीं होता है, ध्यान रखना, और रिवर्जल लेस नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब ये 6B जो उठ के आया, 6B टेबल कहाँ है, ये देखिए 6B में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये है नेट ITC विदाउट RCM। इसके अंदर हमने कर दिया रिवर्जल लेस, तो ये बन गया हमारा 6B। सॉरी, इसके अंदर हमने कर दिया रिवर्जल ऐड। नेट ITC के अंदर RCM लेस है और रिवर्जल लेस है। तो नेट ITC में मैं कर रहा हूँ कि भाई मैं रिवर्जल ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि RCM की रिपोर्टिंग 6B में नहीं जाता, मतलब RCM का इफेक्ट भी 6B में नहीं जाता। अब RCM लेस होके 6B के अंदर वैल्यू होती है, ठीक है। तो 6B में क्या कर रहे हैं, ये मेरा नेट ITC है। मैंने जैसा कि बताया कि इसके अंदर हमारा RCM भी इंक्लूड नहीं है और रिवर्जल लेस होके है, मतलब रिवर्जल इंक्लूड है। तो मैंने क्या काम किया, रिवर्जल अगर लेस है तो रिवर्जल को कर दिया ऐड। तो जो टेबल 6B है मेरी, ये वाली वैल्यू है, ये देखो 4672,408, और देखो 3699,844, 3699,844, यानी 6B एज इट इज उठ के आ गया मेरा यहाँ पे। अब क्या कर रहा है, ये टेबल 8A से रिकन्सिलेशन कर रहा है, यहाँ पे रिकन्सिलेशन कर रहा है। तो देख सकते हैं रिकन्सिलेशन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ तो IGST में हो गया मेरा 0, C और इसके अंदर 3704 का डिफरेंस बन रहा है। और क्या बोल रहा है ये कि आपका टेबल 8A में तो 37,000 का ITC है, लेकिन आपने क्लेम किया 37 लाख का ITC है, लेकिन आपने क्लेम किया 36 लाख। इसका मतलब आपने कम क्लेम किया है, कितना, 3704। कोई भी दिक्कत नहीं है, कम क्लेम किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, कोई नोटिस ही नहीं आना। अगर माइनस में ये फिगर जाती है तो प्रॉब्लम होगी, तब आपकी लायबिलिटी बनेगी, तब आपको पे करना पड़ेगा। इस केस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा शॉर्ट क्लेम है, मैंने शॉर्ट क्लेम कर रखा है किसमें, C में और S में, ठीक है। आया अब ये देखो, और मेरा ये शॉर्ट और भी हो जाएगा। कब हो जाएगा शॉर्ट, और जब मैं नेट वाली फिगर रिपोर्ट करूंगा। अभी मैंने ग्रोस फिगर रिपोर्ट करी है 6 के अंदर। 6B में कौन सी वैल्यू जा रही है, देखिए ये, अगर मैं टेबल 8 दिखाऊं तो टेबल 8 में जो वैल्यू उठ किया, ये कौन सी उठ किया, ये। इसका मतलब मैंने तो और ये कम कर रखा है, ये भी तो लेस कर रखा है, रिवर्जल 220 ये 7 टेबल नंबर 7 में डाला है, और टेबल नंबर 7 का इफेक्ट यहाँ आता नहीं है। अगर मैं इसी वैल्यू को नेट ले लूँ, नेट लेने का मतलब हो गया कि अगर मैं ये वाली फिगर ले लूँ, क्योंकि इस वाली फिगर में ना RCM है और रिवर्जल लेस होके है, तो मेरा यहाँ पे डिफरेंसेस और आ जाएगा, और मैं यहाँ पे शॉर्ट क्लेम करूँगा। अभी इतना क्लेम कर रहा, अभी और शॉर्ट क्लेम करूँगा, क्योंकि मेरा 6B के अंदर ITC हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, तो मैं और शॉर्ट क्लेम करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिड्यूस करके नहीं दिखा रहा, सेपरेट रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ टेबल नंबर 7 में, क्योंकि मेरा इसी मेथड से रिकनसाइल हो रहा है। ध्यान रखना, GSTR 9 एक सेल्फ असेसमेंट रिटर्न है, और सबका केस अलग अलग है, सेम मेथड सब पे अप्लाई नहीं होगा, केस टू केस डिपेंड करेगा कि क्या मेथड अप्लाई होगा। अगर आपका टेबल 8 में डिफरेंस बन रहा है, तब तो आप नेट करके दिखाओ ऊपर कहाँ, ऊपर का मतलब 6B में। 6B ये रहा, इसी में आप चाहो तो रिवर्जल लेस करके दिखा सकते हो, ताकि जो टेबल 8 के अंदर डिफरेंस बने वो 0 हो जाए। डिफरेंस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस के बेसिस पे ही रिटर्न सेलेक्ट हो जाती है स्क्रूटनी में, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ देखूँ तो मेरा तो डिफरेंस I में कुछ नहीं बन रहा, C और S में बन रहा है, वो भी मैंने शॉर्ट क्लेम किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके केस में यहाँ पे ITC नेगेटिव हो जाता है, तो आप 6B के अंदर उसको नेट वाली वैल्यू ले सकते हो। नेट वाली वैल्यू का मतलब रिवर्जल लेस करके, जैसे ही रिवर्जल लेस करके लोगे तो आपका 6 के अंदर यहाँ डिफरेंस बनेगा। डिफरेंस एक जगह कहीं बनेगा, चाहे 6 में बना लो चाहे 8 में बना लो। हालांकि ज़्यादातर नोटिस जो सिलेक्ट होते हैं वो टेबल 8 की वजह से होते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि 2B में कितना आया और कितना आपने क्लेम किया। और 2B का डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है, 2B का डाटा कहाँ जा रहा है, टेबल 8 में जा रहा है, तो टेबल 8 को ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए अगर 6 में डिफरेंस बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल 8 में मत बनने देना डिफरेंस।
इसलिए नेट वैल्यू ले जाना 6 के अंदर, ताकि यहाँ पे टेबल 8 के अंदर जो वैल्यू उठ के आए वो नेट वाली उठ के आए और यहाँ डिफरेंस आपका 0 बन जाए। उसके बाद आता है 8C, जो कि टेबल 8 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब 8C में बोल रहा है कि पिछले साल का कोई ITC है और आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर लिया है तो उसकी रिपोर्टिंग देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा मेरा डिफरेंस। अभी तक तो आप समझ रहे थे कि मेरा ये डिफरेंस चल रहा है, सर ने शॉर्ट क्लेम किया है, अभी ये मेरा डिफरेंस पे 0 हो जाएगा। अभी तक स्टोरी यहाँ से बदलेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरेस्ट लेके आप देखोगे इसको ना तो मज़ा आएगा। अभी मैं इसको 0 करूँगा, देखना कैसे 0 होगा। टेबल 8 से ही इसको 0 करेगा, दिखाता हूँ। ये टेबल 8C बोल रहा है कि भाई पिछले साल का कोई ITC आपने नेक्स्ट ईयर में अप टू स्पेसिफाई पीरियड तक क्लेम कर लिया। अप टू स्पेसिफाई पीरियड का मतलब हो गया 30 नवंबर तक कर लिया, तो उस तरह की ITC की डिटेल यहाँ दे दो। अब मेरा यहाँ पे पूरा 0 होगा। बताता हूँ कैसे। अभी टेबल 8 पे आओ। टेबल 8 को ऐसे डिज़ाइन किया गया ना, बिल्कुल मतलब टेबल 8 को रिकनसाइल कर लो, आपकी 9 बन गई। अब यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाएंगे हम लोग, फ़िल्टर, और यहाँ पे लगाएंगे मंथ पे फ़िल्टर। देखो पिछले साल का ITC मतलब 24-25 का 25-26 में लिया, यानी अप्रैल 25 से लेके अक्टूबर 25 तक की रिटर्न के अंदर क्लेम कर लिया है तो उसकी रिपोर्टिंग दे देना। और मैंने यहाँ पे लगाया फ़िल्टर। फ़िल्टर कौन सी पीरियड पे, कहाँ पे फ़िल्टर लगाया है, 2B पे लगा दिया है। 2B के अंदर जो ITC होता है वो अपना हम क्लेम करते हैं। तो अगर नेक्स्ट ईयर की 2B जनरेट हुई होगी तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगी। 2B के अंदर अगर मेरा नेक्स्ट ईयर की 2B में कोई भी ऐसा ITC है जो 24-25 का आएगा, यहाँ दिख जाएगा। बस आपको क्या करना है, वो मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे कि अप्रैल 25-26 का पार्ट है, और देख लो इसके अंदर कौन सा पीरियड है। अप्रैल के बाद मई, जून 25 आ जाए, ये 6A की रिपोर्टिंग के लिए काम आएगा, क्योंकि मार्च 25, 1 मिनट, 24-25 मार्च 25 मत देखो, मार्च 25 नहीं, मार्च 25 छोड़ दो, बस अप्रैल 25 देख लो, बस अप्रैल 25 ही एक। अब अप्रैल 25 में सारी तो RCM की, RCM वाला तो छोड़ दो, RCM वाला तो सेम ईयर में क्लेम किया, सेम ईयर में ले लिया, RCM भूल जाओ। इस पे आ जाओ जो नॉन RCM है, क्योंकि टेबल 8 में जो है नॉन RCM वाली वैल्यू हुई उठ के आती है। नो जहाँ लिखा है ये तो उठ के नहीं जाएगी, जहाँ पे यस लिखा है ये उठ के जाएगी। अब यहाँ देखो 3704 रुपये का जो अमाउंट है मेरा, ये मैं नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर रहा हूँ। बुक्स के अंदर इंक्लूड है, टैली में बुक्स के अंदर इंक्लूड है, देख सकते हैं। कब का बिल है, 31 मार्च 25 का बिल है। लेकिन कब क्लेम लिया, ये क्लेम लिया अप्रैल की 3B के अंदर, क्योंकि अप्रैल की 2B के अंदर जा रहा है, अप्रैल 25 की 2B में जा रहा है, यानी अप्रैल 25 की 3B के अंदर क्लेम किया होगा मैंने। तो इतना ITC मैंने क्लेम कर लिया नेक्स्ट ईयर में, यानी 25-26 में। अभी क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आ रहा है इसको हम यहाँ लिखेंगे 3704.19, 3704.19। ये देखो कहानी ने ले लिया एक बहुत बड़ा टर्न। अभी तक मेरा ITC यहाँ पे डिफरेंस बन रहा था। जो लोग ये सोच रहे थे कि सर का इतना ITC का लॉस हो गया या सर का डिफरेंस बन रहा है टेबल 8 में, अब उनकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। उनके मन के अंदर जो शंका थी वो हो गई सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे आपको टेबल 8 को भी देखना है बड़े ध्यान से, क्योंकि टेबल 8 में हो क्या रहा है अब कि टेबल 8 जो जनरेट होके आएगा उसके अंदर पिछले साल का कोई ITC रहेगा। जैसे अगर कोई 23-24 का है उसको तो लेस कर देंगे, और 24-25 का क्लेम 25-26 में लिया तो उसको ऐड कर देंगे। यानी टेबल 8 में कोई ऐसा इनवॉइस होगा जो 23-24 से रिलेटेड है उसको हटा दिया जाएगा, और 24-25 का क्लेम 25-26 में लिया उसको इंक्लूड कर देंगे। और वो किस बेसिस पे आता है, 2B के बेसिस पे आता है। मतलब अगर आपके 2B में, करंट ईयर की 2B में पिछले साल का कोई इनवॉइस आया तो वो लेस कर देगा, और नेक्स्ट ईयर की 2B में करंट ईयर का कोई ITC है तो उसको इंक्लूड कर देंगे। यही मेरे साथ किया है, और इसकी वजह से जो डिफरेंस बन रहा था वो यहाँ पे हो गया क्लियर, 0-0। ठीक है, अभी करेंगे सेव, ये करेंगे ओके, और यहाँ करेंगे बैक टू GSTR 9। देख सकते हैं टेबल 8A हो गया। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग पूछ रहा है कि भाई नेक्स्ट ईयर की ITC आपने अगर कोई करंट ईयर की ITC नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया तो उसकी रिपोर्टिंग दे सकते हो। यहाँ पे इसको 8C से लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे 13 में रिपोर्ट करो या ना करो ऑप्शनल है, क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं जाएगा नहीं, बस ये रिपोर्टिंग पर्पस होता है।
आप चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हो। चलिए रिपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे। हालांकि इसके लिए आप सर्कुलर ज़रूर देख लेना, क्योंकि सर्कुलर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, समझना होगा आपको। सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया था स्टेप बाय स्टेप की कैसे यहाँ पे भरनी होगी डिटेल्स। ठीक है, 3704.19, 3704.19। ठीक है, अभी कर देंगे सेव। सेव हो गया, यहाँ भी हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या बोलता है, ITC अवेल फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल, ITC ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हमने ITC अगर कोई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है। ये आ गया। कोई डिफरेंशियल टैक्स पेड बना है आपका, टेबल 10 और 11 की वजह से टैक्स पेबल और पेड बना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। 15 ऑप्शनल है, टेबल नंबर 15, 16 ऑप्शनल है। 17 की बात कर लें तो 17 में आपको एचेशन कोड की डिटेल देनी होगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारी सेल है और ये सेल तो मैच होगी। ये सेल मैंने आपको बता दिया है भाई। अब एचएसएन की बात करें तो 72503 और ये हमने यहाँ पे मैचिंग कर रखी है। अगर सेल की बात करें तो सेल बिल्कुल ओके है, उसी के हिसाब से हमारी टैक्स लायबिलिटी भी है। टैक्स लायबिलिटी यहाँ से देख सकते हैं, ये टैक्स लायबिलिटी भी हमारी ओके। बैक टू GSTR 9 पे जाएंगे। अभी हमारी GSTR 9 रेडी है फाइलिंग के लिए। आपको क्या करना है, कंप्यूट लायबिलिटी पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ से प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। प्रोसीड टू फाइल पे जाने के बाद यहाँ से ले लेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी, देन प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। ये प्रीव्यू आ जाएगा 9 का। उसके बाद पोर्टल पे आ गए और यहाँ से फाइल GST 9 पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। अब इसको फाइल कर रहे हैं DSC के साथ। सिलेक्ट हो गया। ये कर दिया हमने फाइल। ठीक है, अब मैंने बताया था कि भाई DRC 03 भी फाइल करना होगा, तो DRC 03 पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एनुअल रिटर्न वॉलेंटरली और ले रहे हैं 24-25। ठीक है, अप्रैल 24 से मार्च 25, अप्रैल 24 से मार्च 25। IGST है, टेरिटरी पूछेगा तो टेरिटरी में तो पता नहीं भाई, तो अदर टेरिटरी डाल देते हैं, पता ही नहीं तो अदर, ये अदर टेरिटरी। कौन सा वाला अमाउंट जमा करा रहे हैं, जो मैचिंग करी थी ना हमने 4831 का, वो जमा करा देंगे 4831। अच्छा सेव हुआ, सेव तो हो गया सक्सेसफुली। ये देखना पड़ेगा, सर्विसेज यूज़र सर्विसेज माई सेव एप्लीकेशन। ये यहाँ से प्रोसीड टू पे चलेंगे 4831 से IGST में। ठीक है, मैं टैक्स से पे करूँगा इसको, मतलब ITC से पे करूँगा। क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है और यहाँ पे मेथड भी लग जाता है। IGST का अमाउंट CGST से यूज़ करके पे कर सकते हो 4831। ITC का यूज़ करके पे कर रहे हैं और ये सबमिट विद DSC। सिस्टम कई बार सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको GSTR 9 फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।